श्री नंदीश्वर विद्यालय में ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन पढ़ेंगे क्लास 12 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स चैप्टर 12 सप्लाई। सप्लाई मींस पूर्ति, ठीक है ना। पूर्ति का अर्थ क्या होता है सबसे पहले आप ये पढ़ लें। पिछली वीडियो में हमने आपको उत्पादन, फलन, संतुलन ये सब पढ़ा दिया था। अब आता है पूर्ति का। तो पूर्ति क्या होती है? किसी वस्तु की पूर्ति से अभिप्राय उस मात्रा से होता है जो किसी निश्चित समय में कीमत विशेष पर बाजार में विक्रय के लिए उपलब्ध होती है, ठीक है ना। जैसे अभी आपका क्या चल रहा है, दीपावली का समय आ रहा है, तो दीपावली के समय आपको आवश्यकता पड़ेगी पटाखे वगैरह की, घर सजाने की आवश्यकताओं की। तो किस जगह कितनी वस्तुओं की पूर्ति की जाए जिससे वहां पर उस वस्तु का अभाव कम हो, ठीक है ना, तो उपभोक्ताओं को वह वस्तु आसानी से मिल जाए। ऐसे ही सभी वस्तुओं का मार्केट देखा जाता है कि किस सीजन पर किस वस्तु की ज्यादा आवश्यकता होगी। फॉर एग्जांपल के लिए कौन सा सीजन चल रहा है? ये सर्दियों का सीजन। तो इस समय किस वस्तु की ज्यादा मांग होगी? स्वेटर की है, शॉल की है, रजाई की है, इन वस्तुओं की मांग होगी ना। तो पूर्ति मैंने आपको बताया ना, पूर्ति तो हमें इन वस्तुओं की कितनी सप्लाई करना पड़ेगी, कितना भेजना पड़ेगा जिससे मार्केट में उस वस्तु की कमी ना हो, उपभोक्ताओं को आसानी से वो उपलब्ध हो जाए। पूर्ति समझ में आ गया। अब आता है अगला, एक वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व। सबसे मेन तत्व कैश। हम उस वस्तु को अधिक खरीदेंगे जो वस्तु थोड़ी सी सस्ती हो और आवश्यक है, जो ज्यादा महंगी है और उसका ऑप्शनल है, ठीक है ना, उसके बिना भी कोई और वस्तु है तो हम जो सस्ती उस वस्तु से काम चलाएंगे इस महंगी की अपेक्षा, ठीक है। अगला है आपको, अन्य बातें यथास्थिर रहने पर वस्तु की ऊंची कीमत होने पर पूर्ति अधिक होती है, क्योंकि ऊंची कीमत पर वस्तु बेचना विक्रेताओं के लिए अधिक लाभप्रद होता है। भाई सभी विक्रेता यह चाहेंगे कि हमारे द्वारा उत्पादित वस्तु महंगी बिके। जितनी महंगी बिकेगी उतना अधिक उनको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। जितनी सस्ती बिकेगी उतना कम प्रॉफिट। तो उत्पादनकर्ता यह प्रयास करते हैं कि उनकी जो वस्तु है वो अधिक से अधिक महंगी बिके, जिससे उनको क्या होगा? उत्पादन पे या विक्रय पर अधिक से अधिक लाभ होगा। दूसरा आता है अन्य वस्तुओं की कीमतें। देखिए, अन्य वस्तुओं की कीमतें भी वस्तु विशेष की पूर्ति को प्रभावित किया करती हैं। मान लीजिए नायलॉन तथा टेरिकॉट के वस्त्रों की कीमत में वृद्धि हो जाती है तथा सूती वस्त्र की कीमत अपरिवर्तित हो रहती है, तो सूती वस्त्र की बिक्री में लाभ अपेक्षाकृत कम हो जाएंगे, ठीक है ना। मतलब उसका ऑप्शन आ गया ना, भाई इससे काम नहीं चलेगा तो इससे काम चलेगा। वस्तु जैसे मैंने आपसे कहा कि स्वेटर और सॉइल, स्वेटर सस्ता मिल रहा है और सॉइल थोड़ा महंगा मिल रहा है, तो लोग स्वेटर खरीदना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि सर्दी तो दोनों से बचती है ना, ठीक है ना। और अगर दोनों एक संतुलन में है तो दोनों से किसी भी खरीद को खरीद सकते हैं। तो उत्पादनकर्ताओं को वह वस्तु ज्यादा बेचते हैं मार्केट में जिससे जो महंगी बिकती है, जिससे उनको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। उत्पादन के साधनों की कीमतें। देखिए, कोई भी उत्पादन करता होता है उसे उत्पादन करने के लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। बिना साधनों के उत्पादन होना संभव ही नहीं है। तो देखिए, उत्पादन के साधनों की कीमत में परिवर्तित हो जाने पर भी वस्तु की पूर्ति परिवर्तित हो जाती है। यदि उत्पादन के साधनों की कीमतें बढ़ती हैं, जैसे जो स्वेटर बनते हैं, कॉटन है, रुई है, जिससे उत्पादन होता है, तो उत्पादन के जो साधन हैं वो महंगे हैं, तो उस वस्तु का जो निर्मित वस्तु जो आएगी, स्वेटर या सॉइल जो आएगा, उसका मूल्य भी महंगा होगा। जैसे जैसे उत्पादन के साधनों में वृद्धि होगी या उनकी कीमतों में वृद्धि होगी तो उनकी जो विक्रय वैल्यू है वो भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक जैसे पहले हमने देखा था, आपने देखा होगा कि 40 रुपए लीटर पेट्रोल मिलता था, अब उसका उत्पादन तो हो रहा है पर उसकी क्या डिमांड बहुत ज्यादा है और उत्पादन तो नहीं हो रहा है, तो उसकी कीमत लगातार बढ़ रही है ना। क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। आज आपको 91 या 92 का पेट्रोल मिलेगा, पहले कहाँ 35, 30, 40, 50 धीरे धीरे कहाँ तक पहुंच गया, ठीक है ना। तो वहां क्यों कीमतें बढ़ी? क्योंकि उसकी जो उत्पादन लागत है या उत्पादन जो संसाधन है, साधनों की कीमत बढ़ी, उसको सफाई करने में, उसको बनाने में, उसको केमिकल बनाने में सभी चीजें महंगी हो गई, तो उसका जो उत्पादित जो वस्तु आई यानी जो आया वो
वो आया ना तो पेट्रोल भी महंगा होना शुरू हो गया। ठीक है ना। अब आता है आगे तकनीकी ज्ञान। ठीक है ना। तकनीकी ज्ञान के विकास के साथ उत्पादन में कुशलता आती है तथा उत्पादकों के लाभों में वृद्धि होती है, इसकी वस्तु में पूर्ति करती है। टेक्निकल लाभ, कोई भी वस्तु का उत्पादन या वस्तु का विक्रय एक तकनीक के द्वारा मतलब वैज्ञानिक तरीके से किए गए उत्पादनों में लागत कम आती है और उत्पादन अधिक होता है, जिससे उत्पादककर्ताओं को लाभ अधिक होता है 100%। जैसे आपने देखा होगा हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है, उसमें हम अगर रूढ़िवादिता तरीके से कृषि करेंगे तो हम जितना उसमें खर्च करते हैं, जितनी हम उसमें लागत लगाते हैं या लागत लगाते हैं तो हमारी बुरी पैदावार नहीं होगी। आज हम अगर अपनी कृषि में वैज्ञानिक तरीकों से मशीनों का उपयोग करके खरपतवार मारने के लिए हम दवाई का उपयोग करते हैं, छिड़काव करते हैं, तो उससे हम क्या बचा सकते हैं, श्रम बचा सकते हैं और अधिक से अधिक मशीनों के द्वारा अधिक से अधिक भूमि पर हम कृषि कर सकते हैं। अगर पुराने तरीके से आप कृषि करोगे, बैलगाड़ हल से जोतना, निराई करना, गुड़ाई करना, तो हम एक खेत को भी पूरा तरीके से नहीं कर सकते हैं और हमारी लागत ज़्यादा आएगी तो हमारा उत्पादन भी बहुत कम होगा। इसीलिए वैज्ञानिक तरीकों से, नई नई टेक्निकों से, आधुनिक मशीनों से अगर हम उत्पादन करेंगे तो उत्पादन की लागत कम आएगी और हमें उसमें लाभ अधिक से अधिक प्राप्त होगा। अब आते हैं प्राकृतिक तत्व। देखिए प्राकृतिक तत्व कौन से होते हैं? कृषि से संबंधित वस्तुओं की पूर्ति एक सीमा तक प्राकृतिक तत्व पर प्रभाव पड़ता है। ये बात सही है। हमारी जो कृषि है वो किस पर टिकी हुई है? वर्षा पर। वर्षा अच्छी हो जाएगी तो फसल अच्छी हो जाएगी, वर्षा अच्छी नहीं होती है तो फसल नहीं होगी, सूखा ग्रस्त हो जाएगा। तो संभवतः जो कुछ संसाधन है उसमें हम कमी वृद्धि नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ उतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, ना तो उतना बड़ा डैम है कि वर्षा के समय हम पानी को संग्रह करके रख सकें, तो वर्षा न होने पर हम उसे नहरों के जरिए हम अपनी भूमि को सिंचाई या उसको पानी का उपयोग कर सकें। तो हमारी जो भूमि है या हमारी जो फसल या कहना चाहिए यहाँ की जो सभी भूमि है हमारे स्तर की, तो वो क्या है? कृषि पर निर्भर है। किस पर? वर्षा पर निर्भर है हमारी पूर्णतः कृषि। अगर वर्षा अच्छी हो गई तो कृषि अच्छी हो जाएगी, वर्षा नहीं हुई तो सूखाग्रस्त हो जाएगी। अगला है परिवहन तथा संचार के साधन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये पॉइंट आपको मैंने बताया, परिवहन संचार। परिवहन यानी वाहन, साधन, संचार यानी सूचना आदान प्रदान। अगर हमारा गांव इतना पिछड़ा हुआ है कि वहां संसाधन पहुंचने में असुविधा होती है तो हम विक्रय करने के लिए कैसे लेके आएंगे? वहाँ माल लेके जाना आने में बहुत ज़्यादा असुविधा करना पड़े, तो वहाँ जाने के लिए वैसे प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत जितने भी गांव हैं उन गांवों को नजदीकी तहसील स्तर हो या जिला स्तर हो शहरीकरण करने के उद्देश्य से सभी को रोड के द्वारा गांव-गांव को शहर से जोड़ दिया गया है, जिससे जो किसान भाई हैं वह आसानी से अपनी फसल को बाजार में या वहाँ के शहर से जुड़कर उसको आसानी से ला जा सके, ले सके। और जो भी समय समय पर हमें सरकार द्वारा सुविधाएं प्राप्त होती हैं वो सूचनाएं हमें आसानी से प्राप्त हो जाएं, हम उनका जैसे समय पर लाभ उठा सकें। इसका परिवहन संचार के साधन भी सुगम कराए हैं। सभी गांवों को सड़कों के जोड़ने से हमारे लिए सुविधाओं का मतलब बहुत सी ज्यादा सुविधाएं प्राप्त हुई है। अगला आता है कर नीति, टैक्स। देखिए सरकार की कर नीति भी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करती है। यदि सरकार वस्तु पर अधिक कर लगाती है तो वस्तु महंगी हो जाती है। डेफिनेटली है, कुछ वस्तुएं बहुत ज्यादा महंगी होती हैं, बहुत ज्यादा टैक्स। आपने देखा होगा कुछ पदार्थ जो लोग बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं उन पर बहुत ज्यादा टैक्स भी रहता है, तो गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। वह टैक्स इसलिए लगाया जाता है कि लोग उस वस्तु का उपयोग कम करें, उसका प्रयोग कम करें। जैसे नशीले पदार्थ, पाउच, इटीसी जो मार्केट में चल रहे हैं, पाउच है, नशीले पदार्थ हैं, ड्रिंकिंग के संबंधित जो पेय पदार्थ उपलब्ध रहते हैं उनको गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा टैक्स प्राप्त होता है, फिर भी लोग उसको खरीदते हैं। ये हमें टैक्स किसको प्रॉफिट होता है? इससे गवर्नमेंट को प्रॉफिट होता है। तो कुछ और इसी टैक्स के कारण वह वस्तुएं लगातार महंगी होती जा रही हैं। आपने देखा होगा जो वस्तुएं पहले कुछ सस्ती थी, क्यों सस्ती थी? क्योंकि उनका पहले उपयोग कम करते थे। आज आपने देखा होगा शादी पार्टी, बर्थडे पार्टी में उसके बिना रंग ही नहीं आता है,
तो लोग बाग लगातार उसका प्रयोग करना बढ़ा रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, उनका टैक्स बढ़ रहा है, टैक्स बढ़ने से गवर्नमेंट को प्रॉफिट ज़्यादा होता है, इसलिए उन वस्तुओं का वैल्यू लगातार बढ़ती जाती है। और बढ़ाने का कारण भी यही है कि टैक्स ज़्यादा हो तो उनका मूल्य बढ़ जाए, मूल्य ज़्यादा बढ़ जाए तो लोग बाग उस चीज़ को खरीदना कम कर दें, पर यहाँ तो अपोजिट हो रहा है। आगे है तालिका, देखिए व्यक्तिगत पूर्ति। तालिका में जब विभिन्न कीमतें तथा उन कीमतों पर बेचने के लिए उपलब्ध मात्राओं की एक तालिका के रूप में व्यक्त किया जाता है व्यक्तिगत पूर्ति और बाजार पूर्ति की तालिका। पहले हम पर्सनल व्यक्तिगत पूर्ति के बारे में पढ़ेंगे। इसमें मैंने देखा है चाय। सामान्यतः चाय शब्द सभी जानते हैं, पहले हमारे यहाँ ये चाय कोई जानता ही नहीं था, मगर जब से अंग्रेज आए, अंग्रेजों के टाइम से एक चाय है, सुबह सुबह हर कोई पीता है आज। तो चाय जैसी जैसी चाय की आवश्यकता बढ़ी वैसे वैसे चाय की कीमत भी बढ़ने लगी। और मैंने आपको पहले ही बताया था, मैंने आपको पूरी हेडिंग में बताई, जैसे जैसे चाय को उत्पादन करने वाले साधनों की कीमत बढ़ेगी तो चाय की भी कीमत में वृद्धि हो जाएगी, और जैसे जैसे उत्पादक जो साधन है उनकी कीमत कम होगी तो चाय की कीमत भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो मैंने यहाँ देखा कि चाय हम 50 प्रति किलोग्राम प्रयोग करते थे तो 50 रुपए की आती थी, ठीक है ना। अब धीरे धीरे जैसे उसका उपयोग बढ़ गया और प्रयोग करने लगे और उसकी डिमांड हो गई तो फिर 60 हो गई, 60 हुई तो 500 रुपये। अब देखिए यहाँ पर पूर्ति की मात्रा, देखिए पूर्ति की मात्रा जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी तैसे तैसे पूर्ति ज्यादा होगी मार्केट में। क्यों होगी पूर्ति ज्यादा? क्योंकि विक्रेताओं को महंगी वस्तु बेचने पर ज्यादा लाभ होगा, ठीक है ना। वही वस्तु वो 50 में बेचते थे तो 400 व्यक्ति उसकी पूर्ति मात्रा देते थे, मतलब अब वही वस्तु 60 हो गई मान लो और डिमांड बढ़ गई तो महंगी हो गई वो, तो अब 500 की पूर्ति होने लगी और ज्यादा पैकेट लाने लगे। 70 हुई, मात्रा बढ़ी तो यहाँ की पूर्ति उन्होंने बढ़ा दी, अब 700 पूर्ति करने लगे। और जैसे 80 हुई वैसे ही 1000, ऐसे ही 90 होगी तो यहाँ पर और हो जाएगी 100, 300 हो जाएगी, 1300 और आगे कैसे ऐसे बढ़ती चली जाएगी, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, क्या हुई व्यक्तिगत मात्रा, यानी आपने देखा होगा कि जो महंगी वस्तुएं होती हैं वो उत्पादन में अधिक उत्पादनकर्ता उन वस्तुओं का अधिक विक्रय के उद्देश्य मार्केट में उनको भेजते हैं, जिससे उनको क्या हो, अधिक से अधिक प्रॉफिट हो। अब आता है बाजार की मात्रा, इसी में दूसरा है बाजार की पूर्ति की तालिका। मैंने यहाँ व्यक्तिगत तालिका बताई, स्पेस कम होने के कारण वो बाजार की पूर्ति तालिका में आपको ओरल समझाता हूँ। देखिए बाजार पूर्ति में आपकी चाय की कीमत है, ठीक है ना। तो चाय की कीमत है तो जैसे ही चाय की कीमत विक्रेता ABC, तो आपने देखा 50 हुई तो 400 हुई, और इसके बाद 60 हुई तो 500 हुई, 70 हुई तो 700 हुई, 80 हुई तो 1000 हुई। ये विक्रेता धीरे धीरे बढ़ते गए। ऐसे ही पूर्ति का नियम है। सरल शब्दों में पूर्ति कीमत एक संबंध को ही पूर्ति का नियम कहते हैं। पूर्ति नियम का कथन इस प्रकार दिया जाता है कि अन्य बातों के यथास्थिर रहने पर किसी वस्तु या सेवा की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी पूर्ति में वृद्धि हो जाती है, और कीमत में कमी होने पर पूर्ति में भी कमी हो जाती है। भाई जैसे जैसे वस्तु सस्ती हो जाएगी तो उस वस्तु का मार्केट भी सस्ता हो जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए आपने गिलकी देखी होगी, गिलकी जब 10 रुपए किलो बिकती थी तो मार्केट में मारी मारी फिरती थी, कोई नहीं खरीदता था, उसको घर में खाते भी नहीं। और वही गिलकी या 40 से 50 रुपए किलो हो गई तो यार से गिलकी की सब्जी बनी, मजा आ गया। क्यों भाई? मजा तब आ गया कि महंगी हो गई वस्तु, समझ रहे हो ना हमारी बात। तो जैसे जैसे वस्तु कीमत ज्यादा हो जाती है तो उसकी एक स्टैंडर्ड ही बढ़ जाता है। आज गिलकी बनी है, ठीक है ना, महंगी वस्तु की सभी उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। नियम है कुछ मान्यताओं के इसके। क्रेता तथा विक्रेता की आय यथास्थिर रहनी चाहिए। जो क्रेता है और विक्रेता है उनकी आय क्या होना चाहिए, यथास्थिर रहनी चाहिए। क्रेता तथा विक्रेता को रुचि तथा स्वभाव में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब रुचि स्वभाव परिवर्तन कैसा होता है? ड्रिंक करने वाले को कितनी भी ड्रिंक कर दो वह लगातार उसकी पीने की इच्छा बढ़ती जाएगी, ठीक है, और उसमें उसकी कीमत कम नहीं होगी। अब इसके बारे में मैंने आपको सारे पॉइंट बताए पूर्ति में क्या होता है। इन हेडिंगों में जो भी हेडिंग आपको समझ में नहीं आई है आप स्कूल में आके संबंधित शिक्षक से उस हेडिंग के बारे में समझ सकते हैं, और आप घर पर रहें और इसके नोट्स बनाते रहें और पढ़ते रहें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।